सब्सक्राइब कीजिए अनिल साइंस ज्ञान चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए। रात में हम जिन तारों को देख पाते हैं वे सब हमारे मिल्की वे के एक छोटे से पैच की तारे हैं। हमारी गैलेक्सी में हम यहाँ रहते हैं और रात के समय में हमें इस छोटी की जगह के तारे दिखाई देते हैं। कितनी विशाल है हमारी गैलेक्सी, लेकिन क्या ब्रह्मांड के सापेक्ष में हमारी गैलेक्सीज का कोई अस्तित्व है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल और आप सभी का इस एपिसोड में स्वागत है। इस एपिसोड में आप सभी को ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक का सफ़र कराएंगे, तो हो जाइए तैयार हमारे साथ चलने के लिए। बहुत ही रोमांचक और खतरों से भरा हुआ है, तो चलिए पृथ्वी की सतह से उड़ान भरते हैं और ब्रह्मांड की आखिरी छोर की ओर चलते हैं। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर उठते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें पृथ्वी की सतह ग्लेशियर की तरह दिखाई दे रही है। यह है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो इंसानों द्वारा बनाई गई स्पेस में सबसे बड़ा चीज़। ये 27,580 किलोमीटर की रफ्तार से पृथ्वी का चक्कर काट रहा है, जो कि पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर ऊपर है। और ये 24 घंटों में लगभग पृथ्वी के 16 बार चक्कर काट लेता है। जैसे ही हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से और ऊपर जाते हैं तो हमें इंसानों द्वारा बनाई गई कुछ और चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। सैटेलाइट, अंतरिक्ष में इंसानों द्वारा भेजी गई हजारों सैटेलाइट पृथ्वी का चक्कर काट रही है। सैटेलाइट का अंतरिक्ष में एक जाल सा बिछा हुआ है। चलिए और ऊपर चलते हैं। इतने ऊपर से पृथ्वी का नज़ारा देखिए, कितना खूबसूरत दिख रहा है, ये नीला ग्रह जैसा, और यो भी गोल। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं चांद के पास। हमसे आने से पहले यहाँ 12 एस्ट्रोनॉट पहुंच चुके हैं, जिनमें नील आर्मस्ट्रांग वो पहले व्यक्ति थे जो इसकी सतह पर उतरे थे, और उनके पैर के निशान आज भी चांद के सतह पर देखे जा सकते हैं। क्योंकि चांद पर कोई वायुमंडल न होने के कारण ये अभी भी निशान जैसे के तैसे हैं, और ये निशान सदियों तक ऐसे ही बने रहेंगे। हम अभी अपने घर से 4 लाख किलोमीटर दूर हैं और चंद्रमा से हमारा ग्रह कुछ इस टाइप का दिखाई देता है। चांद की सतह एक बैटलफील्ड की तरह दिखाई दे रही है, जिसने पिछले अरबों सालों से कॉमेट और एस्टेरॉयड की मार से झेला है। चांद का कोई वायुमंडल नहीं है जो कॉमेट और एस्टेरॉयड को स्पेस में ही जला दे। सौभाग्य से हमारा पृथ्वी में वायुमंडल है जो स्पेस से आने वाले खतरों से बचाता है। चलिए अंतरिक्ष में एक लंबी छलांग लगाते हैं। ये है हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह वीनस। इसको पृथ्वी की छोटी बहन बोला जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी की तरह ही रोकी प्लेनेट है, जिसकी ग्रेविटी लगभग पृथ्वी के ही समान है। लेकिन यह ग्रह नर की तरह है, क्योंकि इस ग्रह पर एसिड की बारिश होती है। इसके एटमॉस्फेयर में जो बादल दिखाई दे रहे हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड के हैं। हमारे सौरमंडल में सिर्फ वीनस ही मात्र एक ऐसा ग्रह है जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। सूर्य की गर्मी तो आती है लेकिन वापस नहीं जा पाती, जिस कारण हीट इसके एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रैप होकर रह जाती है। यही कारण है कि शुक्र ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, जिसका टेम्परेचर 465 डिग्री सेल्सियस है। इसकी सतह में काफ़ी मात्रा में ज्वालामुखी मौजूद हैं, जो इस ग्रह को और ज़्यादा खतरनाक बनाते हैं। इस एंग्री प्लैनेट पर कुछ सरवाइव नहीं कर सकता। चलिए और आगे चलते हैं। ये है सूर्य के सबसे पास मौजूद ग्रह मरकरी। इस ग्रह की धरती हमारे चंद्रमा जैसी दिखाई देती है। इस पर बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं। इस ग्रह में दिन और रात के तापमान में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। रात के समय में इसका तापमान -170 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है और दिन के समय में 400 डिग्री सेल्सियस से भी पार हो जाता है। चलिए इसको छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा सूर्य, जो पृथ्वी के सारे जीवन को चला रहे हैं। अगर ये ना होता शायद जीवन ना होता। पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर ये तारा इतना बड़ा है कि इसमें लाखों पृथ्वियाँ समा सकती है। सूर्य इतनी भारी है कि ये पूरे सोलर सिस्टम को कंट्रोल कर रही है।
इससे निकलने वाली लपटें इतना बड़ी होती है कि सूर्य की सतह से हजारों किलोमीटर ऊपर तक चली जाती है। तो चलिए सूर्य को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। ये है पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह मंगल। इसकी धरती पूरी तरीकों से लाल है। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। दोस्तों, वैज्ञानिक मानते हैं कि मंगल ग्रह पर कभी जीवन था। धरती की तरह ही मंगल पर जीवों और सागर थे। इस ग्रह पर भी नदियाँ, समुद्र मौजूद थे। इसका अपना एटमॉस्फेयर था। लेकिन आज ये ग्रह वीरान और मंजर पड़ा है। आज वैज्ञानिक इस ग्रह में छोटे से जीवों की तरह ही इसमें जीव खोजने के लिए लगे हैं और वैज्ञानिक इस ग्रह में जीवन शुरू करने के लिए सोच रहे हैं। यह है ओलंपस मॉन्स, प्राचीन ज्वालामुखी। मंगल की धरती पर ज्वालामुखी से फटने के कारण ये बना सबसे बड़ा पहाड़, जो पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है और ये हमारे सोलर सिस्टम की सबसे ऊंची चोटी है। अगर मंगल ग्रह से हम अपनी पृथ्वी को देखें तो हमारे पृथ्वी कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं, एक तारे के जैसा, जो तारों से भी छोटा दिखाई दे रहा है। तो चलिए यहाँ से भी निकलते हैं, लेकिन ध्यान रहे इसके बाद की यात्रा कुछ डरावनी होने वाली है, क्योंकि हम एस्टेरॉयड बेल्ट में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में मौजूद है, जिसमें बड़ी बड़ी और विशालकाय चट्टानें मौजूद हैं, जो कि सूर्य के चारों ओर घूम रही हैं। इस एस्टेरॉयड बेल्ट में इतने बड़े बड़े चट्टानें मौजूद हैं कि अगर ये आपस में जुड़ जाएं तो एक बड़े ग्रह का निर्माण हो सकता है। इस बेल्ट में इतने बड़े बड़े एस्टेरॉयड मौजूद हैं कि इन पर एक बड़ा शहर बसाया जा सकता है। जैसे कि हम जानते हैं कि 4.5 बिलियन साल पहले हमारे सौरमंडल में ग्रह बने, लेकिन एस्ट्रोनॉट में बने ये मलबा जैसा कि तैसा रह गया। एस्ट्रोनॉट में मौजूद ये मलबा प्लैनेट बन सकता था, लेकिन एक बड़े शक्ति ने इसे प्लैनेट नहीं बनने दिया। जो वो शक्ति थी जुपिटर। जुपिटर के हाई ग्रेविटी ने एस्टेरॉयड बेल्ट को एस्टेरॉयड बनने नहीं दिया। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, लेकिन इनके ढेर सारे चंद्रमा हैं। ये इतना बड़ा है कि हमारे सोलर सिस्टम के सभी को मिलाकर इतना बड़ा ग्रह नहीं बनाया जा सकता। यह है जुपिटर का ग्रेट रेड स्पॉट। ये लाल धब्बा सदियों से आज तक चला आ रहा है। ये एक विशाल तूफान है। ये रेड स्पॉट इतना बड़ा है कि इसमें 3 पृथ्वियाँ समा सकती हैं। जुपिटर एक गैसीय प्लैनेट है, जिस कारण ये पृथ्वी की तरह ठोस नहीं है। अगर आप जुपिटर की सतह पर उतरें तो आप इसके सतह पर नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि आप पैर रखते ही आप इसके अंदर चले जाओगे। जुपिटर जितना वॉयलेट और विनाशकारी है, वहीं इसके चंद्रमा जीवन के पनपने के लिए एक आइडियल साबित होते हैं। जुपिटर के हजारों चंद्रमा में से एक है यूरोपा, जो कि बर्फ की तरह पूरी मोटी तरीकों से ढका हुआ है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यूरोपा की सतह पर बर्फ के रूप में तरल पानी है। इस पर पानी का तरल रूप में होना जीवन के होने का संभावना बढ़ा देता है। हमारे सोलर सिस्टम में बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा यूरोपा पर जीवन होने की प्रबल संभावना जताते हैं। यह है सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह शनि, जो कि इसके सतह से लाखों किलोमीटर दूर फैले हैं। शनि ग्रह को अपने सोलर सिस्टम का ताज माना जाता है। ये है शनि ग्रह का चंद्रमा टाइटन। इसका खुद का एक एटमॉस्फेयर है। इन पर वायु है। इन पर बारिश भी होती है। यहाँ अलग अलग मौसम भी बदलती है। इस पर नदियाँ और सागर भी मौजूद है। ये चंद्रमा दिखने में पृथ्वी की तरह ही दिखाई देता है, लेकिन इन पर जो नदियाँ और समुद्र है वो पानी की नहीं बल्कि लिक्विड नेचुरल गैस के हैं। अगर हम इस नेचुरल गैस को किसी भी तरह पृथ्वी पर ला पाएँ तो ये इतनी ज़्यादा है कि हमारे शहरों को हजारों सालों तक रोशनदार कर सकता है।
वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं अरबों साल बाद जब सूर्य गर्म होने लगेगा तब एक रेड जायंट बन जाएगा। तब टाइटन हैबिटेबल जोन में होगा। उस समय टाइटन पृथ्वी जैसी परिस्थितियां मौजूद होगी, जिस कारण टाइटन को वैज्ञानिकों ने भविष्य की पृथ्वी मानते हैं। अब हम पृथ्वी से इतनी दूर आ गए हैं कि हमारी पृथ्वी को देखने से एक डॉट की तरह दिखाई देती है, एक तारे की तरह। अब हम जैसे जैसे अंतरिक्ष की और गहराइयों में बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे पृथ्वी हमारी आंखों से ओझल होती जाएगी और हम पहुंच चुके हैं यूरेनस के पास। प्राचीन समय में यूरेनस और नेपच्यून के कोई भी जानकारी नहीं थी, जब तक कि टेलीस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था। हमारी सौर व्यवस्था का सबसे आखिरी प्लेनेट है नेपच्यून। हमारा सोलर सिस्टम बहुत बड़ा है, लेकिन नेपच्यून के बाद भी हमारा सोलर सिस्टम ख़त्म नहीं हो जाता। अपने सोलर सिस्टम की गहराई में हम आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंच जाते हैं कुइपर बेल्ट में, जो पिछली एस्ट्रॉयड बेल्ट से जो 20 गुना चौड़ी और 200 गुना फैली है। ग्रहों के लिस्ट से बेदखल किया जाने वाला ग्रह प्लूटो इसी कुइपर बेल्ट का एक सदस्य है। कुइपर बेल्ट में एस्ट्रॉयड बेल्ट के जैसा ही बड़ा बड़ा एस्ट्रॉयड बेल्ट से भी ज़्यादा कुइपर बेल्ट है। बड़े बड़े ऑब्जेक्ट मौजूद हैं, जिनकी खुद की ग्रेविटी की वजह से इनके चंद्रमा भी है। चलिए कुइपर बेल्ट को पार करके आगे चलते हैं। हमारी पृथ्वी से 13 बिलियन किलोमीटर दूर ये है सूर्य से सबसे दूर ऑब्जेक्ट सेडना। ये एक बौना ग्रह है, जो एक ऐसा ऑब्जेक्ट ग्रह है जो सबसे दूर सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। इसकी खोज 2003 में हुई थी। ये सूर्य की परिक्रमा 10,000 सालों में कर पाता है। चलिए अब सोलर सिस्टम से बाहर की ओर आगे बढ़ते हैं। अभी हम इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर चुके हैं। ये है वज्रवनिश स्पेसक्राफ्ट। यही एक एकलौता स्पेसक्राफ्ट है जो कि इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे दूर मौजूद स्थित है। ये पृथ्वी से लगभग 19 अरब किलोमीटर दूर जा चुका है। इस स्पेसक्राफ्ट ने अंतरिक्ष के काफ़ी सवालों से पर्दा उठाया है। ये बंदूक से निकली हुई गोली से भी 20 गुना तेज ट्रेवल कर रहा है। चलिए अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। अभी हम अपने सोलर सिस्टम के हदों से इतने दूर आ चुके हैं कि यहाँ से हमारा सूर्य एक छोटी सी तारे के जैसे दिखाई दे रहा है, लेकिन इतनी दूरी से भी इसके ग्रेविटी का महसूस किया जा सकता है, क्योंकि अरबों की संख्या में यहाँ पर कोमेट को देखा जा सकता है जो सूर्य की ग्रेविटी से बंधे हुए हैं। इन कोमेट्स में इतना ज़्यादा पानी है कि अगर ये आपस में एक जगह इकट्ठे हो जाएं, पृथ्वी जैसे बड़े सागरों को भी ये भर दे। वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी पर ज़्यादा पानी कोमेट्स के द्वारा ही आया है। एंस परिमेय थ्योरी के अनुसार पृथ्वी पर ज़्यादातर पानी कोमेट्स के द्वारा ही आया है। अंतरिक्ष में तैर रही इन छोटी छोटी बर्फीली चट्टानों में जीवन सूक्ष्म रूप बैक्टीरिया के रूप में मौजूद हो सकते हैं। कोमेट्स का एक विशाल बादल हमारे सौर मंडल को घेरे हुए हैं, जिसे ऑर्ट क्लाउड बोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये ऑर्ट क्लाउड हमारी सौर मंडल के ग्रेविटी की आखिरी सीमाओं पर है। इसके बाद सूरज की ग्रेविटी कमज़ोर पड़ने लगती है, जिस वजह से सूरज का खिंचाव बहुत कम हो जाता है। अब यहाँ से आगे की यात्रा एक नॉन और एक रहस्यमयी स्पेस में होगी, जहाँ बहुत अंधेरा है। यहाँ इतना अंधेरा है कि हम अपनी आँखों से कुछ भी नहीं देख पाएंगे। यहाँ देखने के लिए हमें इंफ्रारेड विज़न की ज़रूरत पड़ेगी। हम अपनी पृथ्वी से बहुत दूर आ चुके हैं, लेकिन ब्रह्मांड की सापेक्ष में ये हमारा एक मामूली सा स्टेप्स है। यहाँ से हमें चारों ओर अरबों तारे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम सबसे नज़दीकी तारामंडल की ओर बढ़ रहे हैं। ये है हमारा पड़ोसी सोलर सिस्टम। ये हमसे इतना दूर है कि हमारे सूर्य से इस तारामंडल तक प्रकाश को पहुँचने में
3 सालों का समय लगता है। इस तारामंडल का नाम है अल्फा सेंटोरी। इस तारामंडल में 3 तारों का समूह है, जिनमें अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी आपस में बाइनरी सिस्टम की तरह जुड़े हुए हैं। इस तारामंडल में प्रोक्सिमा सेंटोरी बी नामक ग्रह मौजूद है, जो पृथ्वी की तरह ही हैबिटेबल जोन में है और इस एरिया में एलियन लाइफ मौजूद हो सकती है। चलिए इससे आगे निकलते हैं और अपनी यात्रा को बढ़ाते हैं। अब हम पृथ्वी से 10 प्रकाश वर्ष दूर आ चुके हैं और हमारे सामने यह एक बेबी स्टार है। इसने अभी ही अपना जीवन शुरू किया है और इस तारामंडल में अभी ग्रहों का जन्म होना बाकी है। हो सकता है कि इस तारामंडल में किसी ऐसे ग्रह का जन्म हो जाए जो हमारी पृथ्वी की तरह ही जीवन को धारण करने के योग हो, लेकिन इसमें अभी अरबों सालों का वक्त लगेगा। चलिए अब यहाँ से भी आगे बढ़ते हैं। अभी हम पृथ्वी से 20 प्रकाश वर्ष दूर आ चुके हैं और अभी हम ऐसे तारामंडल से होकर गुजर रहे हैं जिसका जन्म हमारे सोलर सिस्टम के साथ ही हुआ था। इस तारे का नाम है ग्लिस 581। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये इस तारे का चक्कर लगा रहा है एक ऐसा ग्रह जो हमारी पृथ्वी से बिल्कुल मेल खाता है और इस ग्रह पर एलियन सिविलाइजेशन होने की प्रबल संभावना है। वैसे तो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी पर अरबों तारे हैं, इनकी यात्रा करना तो दूर, उनको पूरे काल में गिनना भी असंभव है। तो चलिए अपनी यात्रा को बढ़ाते हुए मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर निकलते हैं। ये है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, जो अरबों तारों का घर है, जिनमें से हमारा सूर्य भी एक है। ये गैलेक्सी इतना विशाल है कि अगर एक ओर से प्रकाश ट्रेवल करे तो प्रकाश को भी एक वर्ष से दूसरे ओर पहुंचने में 1,05,700 सालों का वक्त लगेगा। लेकिन ब्रह्मांड में मौजूद बड़े बड़े विशालकाय गैलेक्सियों के सामने हमारी गैलेक्सी कुछ भी नहीं। यूनिवर्स में मिल्की वे से भी कई गुना बड़ी गैलेक्सियाँ मौजूद है। तो चलिए अपने सोलर सिस्टम और गैलेक्सीज को पीछे छोड़ते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और इलेक्ट्रिक स्पेस में एंटर करते हैं। इंटरगैलेक्टिक स्पेस में एंटर करके हमें दूर दूर तक अरबों गैलेक्सियाँ दिखाई दे रही है, लेकिन ये सभी गैलेक्सियाँ झुंड में हैं और ये है हमारी गैलेक्सियों का झुंड, जिसमें हमारी गैलेक्सी मिल्की वे और अन्य पड़ोसी गैलेक्सियाँ मौजूद है। गैलेक्सियों के इस छोटे से झुंड को लोकल ग्रुप कहा जाता है। ये लोकल ग्रुप 10 मिलियन प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। जैसे जैसे हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमें अन्य गैलेक्सियों के झुंड दिखाई देते जा रहे हैं और उनमें भी हमारे लोकल ग्रुप की तरह गैलेक्सियाँ मौजूद हैं। गैलेक्सियों के कई लोकल ग्रुप को मिलाकर एक सुपर क्लस्टर बनता है। अभी हमारे सामने जो मौजूद है वो है वर्गो सुपर क्लस्टर। इसी वर्गो सुपर क्लस्टर में हमारी गैलेक्सियों का लोकल ग्रुप भी शामिल है और हमारी गैलेक्सियों का लोकल ग्रुप छोटे से पैच में है। अभी हम अपने घर से इतने दूर आ चुके हैं कि यहाँ से हम अपने सूर्य को तो छोड़ो, यहाँ की अपने गैलेक्सी तक को भी छोड़ो, हमारी गैलेक्सियों का झुंड भी एक छोटे से पैच की तरह दिखाई दे रहा है। कितना विशाल है हमारा वर्गो सुपर क्लस्टर। इस वर्गो सुपर क्लस्टर में 100 से भी ज़्यादा गैलेक्सियों के लोकल ग्रुप शामिल हैं और ये 110 मिलियन प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। तो चलिए अपनी यात्रा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम अपनी यात्रा को बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमें वर्गो सुपर क्लस्टर जैसे अनगिनत सुपर क्लस्टर हमें दिखाई दे रहे हैं। इस सुपर क्लस्टर के समूह को नाम दिया गया है लैनियाकेयर सुपर क्लस्टर और हमारा वर्गो सुपर क्लस्टर यहाँ पर है एक छोटे से पैच के समान, जिसमें हमारे गैलेक्सियों का लोकल ग्रुप एक डॉट की तरह भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये लैनियाकेयर सुपर क्लस्टर
520 मिलियन प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है, जिसमें लाखों सुपर क्लस्टर वर्गों जैसे लाखों सुपर क्लस्टर मौजूद है। चलिए अपनी यात्रा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जैसे जैसे हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे लैनियाकिया सुपर क्लस्टर भी छोटा होता जा रहा है और इतनी दूर से देखने पर लैनियाकिया सुपर क्लस्टर भी एक सुपर क्लस्टर पैच की तरह दिखाई दे रहा है। तो चलिए अपनी यात्रा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ये है हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जिसमें हमारा लैनियाकिया सुपर क्लस्टर एक छोटे से डॉट की तरह मौजूद है। लेकिन क्या हमारी यहीं तक का यात्रा खत्म हो जाती है? क्या इतना ही बड़ा है हमारा ब्रह्मांड? दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी ही बताया, ये है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी ज्ञात ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के बारे में हम जो भी जानते हैं वो केवल यहीं तक का जानते हैं। हो सकता है ब्रह्मांड का विस्तार आगे भी हो, जो अनंत तक चलता जा रहा हो, लेकिन वहाँ से हम तक कोई प्रकाश ही ना पहुँच पा रहा हो, जिससे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर तक का पता चल सके। वैज्ञानिक ये भी अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है कि हमारे यूनिवर्स जैसे गिनत यूनिवर्स और भी मौजूद हो, जिनमें हमारा ये ब्रह्मांड एक विशाल सागर में एक छोटी सी बूंद की तरह हो। लेकिन मल्टीपल ब्रह्मांडों का अस्तित्व है कि नहीं, ये कोई नहीं जानता और ना ही हमारे पास कोई सबूत है। लेकिन ये तो तय है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ही ब्रह्मांड का अंत नहीं हो सकता। इसके बाहर भी कुछ न कुछ मौजूद है, जिसका हमें कोई भी ज्ञान नहीं। हो सकता है कि हमारा एक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ही एक छोटे से पैच की तरह हो। दोस्तों, आप लोगों की ब्रह्मांड की आखिरी छोर तक का सफ़र कैसा रहा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ऐसे ही साइंस से जुड़ी वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।